तो चलिए इस वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो बिंदु होगा उसके विषय में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। सॉरी, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अभी तक हम लोग पढ़े थे पाषाण काल, लेकिन हमें इसमें दिख रहा है ताम्र, यानी कि ये ऐसा कालखंड है जो दो कालखंडों को जोड़ने का कोशिश करता है। एक तो पाषाण काल को यानी कि पत्थर के काल को, और एक क्या है तो धातु युग को जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का यूज किया गया था वो क्या था, तांबा था। तो मानव जो है पत्थरों के औजार या पत्थर से निर्मित वस्तुओं के औजार के पश्चात या वस्तुओं के यूज के पश्चात जो सबसे पहले जिस धातु का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया था वो क्या था आपका, वो था ताम्र, यानी कि तांबा। तो ताम्रपाषाण काल एक तरीके से दो कालखंडों को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। तो एक एक करके हम इन सब के विषय में अब पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि ताम्रपाषाण काल, यानी कि ताम्र मतलब होता है जिसके जो कैल्को होता है। ठीक है, तो कैल्को का मतलब होता है कॉपर, और कॉपर का मतलब आप सबको पता है तांबा। लिथिक मतलब पहले ही हम लोग जान चुके हैं, वो होता है लिथिक मतलब होता है पाषाण यानी कि पत्थर, एज मतलब होता है काल। ठीक है, तो क्या हो गया कि ऐसा कालखंड जहां पे उपकरण जो है तांबे एवं पाषाण से निर्मित हो, उस कालखंड को हम लोग क्या कहेंगे, ताम्रपाषाण काल कहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि तकनीकी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ताम्रपाषाण काल है वो प्राचीनतम है। ठीक है, कौन सी युग का, आपके कांस्य युग का। कांस्य युग मतलब हड़प्पा सभ्यता का। तो अगर प्राचीन तकनीकी के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, आपका ताम्रपाषाण काल। क्योंकि देखिएगा कांस्य के निर्माण के लिए हमें, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कांस्य के निर्माण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पड़ेगी तांबे और टीन का। यानी कि कांसे बनाने के लिए पहले हमें तांबे की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जाके कांसा बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर खोज प्रक्रिया हुई होगी, या सबसे पहले ये भी हम लोग देखें कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबे का प्रयोग किया गया। खोज प्रक्रिया के दौरान अगर देखा जाए तो सबसे पहले संभवतः तांबे की खोज की गई होगी, और इसी वजह से सबसे पहले जो धातु का यूज किया गया मानव के द्वारा कौन था, वो तांबा ही था। तो तकनीकी दृष्टि से क्या था, ताम्रपाषाण काल पहले आता है, और आपका जो हड़प्पा का जो कांस्य युग है वो बाद का आता है तकनीकी दृष्टि से। लेकिन कालक्रम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहले आता है कांस्य युग यानी कि हड़प्पा सभ्यता, और सेकंड में आता है आपका कौन सा, तो ताम्रपाषाण काल आता है। राइट, क्योंकि ताम्रपाषाण काल का जो कालक्रम है वो 3500 से 500 मतलब बीसी है, और हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कितना है, वो है 2500 से 1750 के आसपास में। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कालखंड का जो विकास या प्रारंभ होता है, अगर दे दिया जाए आपका 3500 से लेकर के यहाँ 3500 से लेकर के यहाँ पे 500 के बीच में, तो ये वैश्विक स्तर पे इसके डेट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि विश्व के स्तर पे इसका विकास इतना से, यानी कि 3500 से लेकर के आपके 500 के बीच में हुआ हुआ होगा। तो भारत में कब हुआ होगा, हो सकता है कि भारत में जो इस ताम्रपाषाण कालीन जो एज की जो का जो कालक्रम हो, वो कब हो, आपके 2500 ईसा पूर्व के बाद का हो। तो उस स्थिति पे हुआ भी है, इसीलिए तो यहाँ पे तय किया गया है कि कालक्रम के दृष्टिकोण से सबसे पहले कौन आएगा, कांस्य युग आएगा, और उसके बाद सेकेंडरी में आएगा आपका ताम्रपाषाण एज आएगा। राइट, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका ताम्रपाषाण काल को जो है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक के नाम से भी जान लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, कह रहा है कि नवपाषाण काल के उपकरणों के इस्तेमाल के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, गैरिक मृदभान और मृदभान संस्कृति। एक है गैरिक मृदभान संस्कृति और एक है मृदभान संस्कृति। यानी कि यहाँ पे जो मृदभान जो बर्तन बनाए गए थे, उस बर्तन के की जो बनाने की जो तकनीक या बनाने के का जो उनकी जो बनावट है, उसमें जो तकनीक का प्रयोग किया गया, उसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है गैर मृदभांड संस्कृति और एक है मृदभांड, यानी कि इसमें जो गैर मृदभांड में जो संस्कृति में यहाँ पे मिट्टी के बर्तन नहीं बनाने के साक्ष्य मिलेंगे, और यहाँ पे मृदभांड मतलब का मिट्टी के बर्तन के बनाने के सर्वाधिक साक्ष्य मिलेंगे। अगर बात करें इसका विस्तार तो ये दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर के पूर्व में मध्य प्रदेश,
ठीक है। पश्चिम में अगर महाराष्ट्र, ठीक है, दक्षिण में जो है दक्षिण भारत, और पूरब में अगर देखा जाए तो गंगा यमुना दोआब तक ये फैला हुआ है। ठीक है। इस सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी? एक तरह की ये ग्रामीण सभ्यता थी। और कह रहे कि मानव का द्वारा इस्तेमाल किया गया जो प्रथम धातु कौन था, तो प्रथम धातु था तांबा था। और कब किया गया था? तो 5000 ईसा पूर्व किया गया था। बाकी अन्य विशेषता इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात बोल रहा है कि ताम्र प्रशांत काल से संबंधित प्रथम खोज किसके द्वारा था? बिठूर नामक जगह पर। ये कब हुआ था? 1822 में हुआ था। मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीजों को हम लोग जो मैप के थ्रू देखते हैं कि जो जो इसका जो विस्तार हुआ था, क्या कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो विस्तार देखिए, ये जहां इंडिकेट किया गया है, जहां जहां, तो इसको देखिएगा, ये सारे के सारे क्या ताम्रप्रशांत कालीन स्थल है। ये सारा का सारा ताम्रप्रशांत का, ये जो गंगा का जो दोआब है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहां पे, यानी कि इसका जो देखा जाए तो ये सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पे ये सम्मिलित रूप से, हालांकि ये लगातार नहीं था, लेकिन ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें ही आते थे। फिर दक्षिण भारत में हमने देखा कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी ताम्र प्रशांतकालीन जो साक्ष्य मिले हैं, स्थलों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। तो भारत में आपने देख लिया कहाँ कहाँ से, तो पश्चिम में महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एमपी होगा, तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी एमपी का क्षेत्र हो जाएगा, और फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसके जो कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में बात की गई है, जो इसके बारे में अन्य चीजों का, तो हम लोग कह रहे हैं कि नवपाषाण काल के अंत होते होते कौन सी युग का प्रारंभ हो गया? तो ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ हो गया। कह रहे हैं कि ताम्रपाषाण युग की से हमारा तात्पर्य उस संस्कृति से है जिससे जिसमें जो है, जिससे नहीं हुआ, जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया हूँ, मैंने बता दिया है कि ताम्रपाषाण काल में जो है पत्थर के साथ साथ धातु के भी प्रयोग का साक्ष्य मिलेगा। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो ताम्रपाषाण काल होगा वो दो युगों को आपस में, मतलब का, एक साथ जोड़ने का या उसके क्रम को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट बोला है कि तांबा पहली धातु था जिसका प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था जो है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कालक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हड़प्पा की कांस्य युगीन सभ्यता पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां बाद में आती है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ हमने पढ़ा है, कहाँ कहाँ, यहाँ इन दोनों को जो पढ़े हैं, यही चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि जो ताम्रपाषाण का जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में करते हैं। तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो जो प्रमुख स्थल है, तो इसके अंतर्गत आने वाला जो है वो है आहार, जिसको आहार संस्कृति का नाम दिया गया, गिलुंद। उसके बाद बालाथल है, उसके बाद गणेश्वर है। तो ये राजस्थान में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं जो ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। कह रहे कि किसी संस्कृति का नामकरण का आधार क्या क्या होना चाहिए, तो वहाँ उपकरण या औजार, जगह या नदी घाट, यानी कि किसी भी संस्कृति को हम नाम जब देते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उस जगह पे किन किन औजारों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। दूसरा कि वो कौन सी जगह पे है। फिर हम देखते हैं कि क्या वो किसी नदी घाटी के तट पे है या नहीं है। तो अगर सर्वाधिक जिस उपकरण का प्रयोग किया गया उसी के नाम पे हम उस संस्कृति का नाम देते हैं, या फिर वो वर्तमान में जो जगह होता है उस जगह के नाम पर उसका नामकरण कर देते हैं। या फिर हम देखते हैं कि वो किसी नदी घाटी के तट पे है तो उसको हम लोग नदी घाटी के तट पे, जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में एक जगह है और इसीलिए उस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी क्यों? क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो कौन सी नदी? यानी कि एक नदी हो गया। ठीक है। तो सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा एक स्थल है और स्थल पे इसकी खुदाई हो गई थी, तो हमने क्या कर दिया? हड़प्पा सभ्यता, तो जगह का नाम हो गया। और इसमें सबसे अधिक कौन चीज से निर्मित मतलब औजारों का प्रयोग किया गया? तो कांसे से निर्मित औजारों का प्रयोग किया गया। तो हम लोग इसको क्या नाम दे दिए? कांस्य युगीन सभ्यता। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आहार संस्कृति की। एक एक करके हम लोग स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार संस्कृति में करें कि इसका जो नामकरण जो है, अगर देखा जाए तो अ, आहार संस्कृति कौन से चीज पे पड़ा? तो आहार नदी के नाम पे किया गया है। मतलब तीन खंडों में इसका नामकरण किया गया है, तीन तरह से। दूसरा है, अगर तो ये नदी के नाम पे इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट है कि कह रहे हैं कि इसको
ताम्रवती संस्कृति भी किया जाता है, यानी कि इस कालखंड में जो है तांबे से निर्मित वस्तुओं का या उपकरणों का सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला होगा, इसलिए इसको हमने क्या धातु के नाम पे इसका नामकरण कर दिया, यानी कि उपकरण के नाम पे कर दिया। नेक्स्ट है कि इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये इसके जो स्थल है ये कहाँ पे बनास नदी के आसपास भी मिलते हैं, तो इस तरीके से इसका नामकरण तीन स्वरूपों में किया गया है। नेक्स्ट है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रतन चंद अग्रवाल के द्वारा किए गए थे। कब? 1952 से 54 ईस्वी में। साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में करें कि चाकू पर निर्मित काले एवं लाल मृदभांड, अ, चाकू बोल रहे हैं, चाक पर निर्मित, सॉरी चाकू नहीं हुआ, चाक पर निर्मित जो है, चाक मतलब होता है जो कुम्हार के द्वारा जो चाक का प्रयोग किया जाता है, तो चाक पर निर्मित काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले, यानी कि बर्तन के मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट गिल्ली मिट्टी, अ, ईंट एवं पत्थर से निर्मित घड़ों के साक्ष्य मिले हैं। जो गीली मिट्टी होता है उससे ईंट और किस चीज के? तो पत्थर से निर्मित यहाँ पे घड़ों के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट है कि तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अगर अन्य विशेषताओं की बात करते, कह रहा है कि यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि एवं पशुपालक थे। नेक्स्ट बोला कि गिलोंद को इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र भी माना जाता है, जो गिलोंद को आगे हम जाके पढ़ेंगे। आते आते हैं गिलोंद पे, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान, जो कौन सी नदी के? तो बनास नदी के तट पे है। और इसके साक्ष्य की बात करते क्या कह रहा है कि यहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, पक्की ईंटों से निर्मित, यानी कि ईंटों को पका करके घर बनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ से स्तंभगढ़ के साक्ष्य मिले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्तंभगढ़ को लेकर के। तो ताम्रपाषाण काल में अगर पूछा जाता है स्तंभगढ़ के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ताम्रपाषाण काल में स्तंभगढ़ के साक्ष्य मिले हैं गिलोंद में। नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पे जो है पत्थर के फलकों का उद्योग, यानी कि जो जो पत्थर होता है, जैसे कि हमने किसी पत्थर पे मारा और वो पत्थर टूट करके जो अलग अलग हो गया, उससे यानी कि पत्थरों को तोड़ करके हथियार बनाने का यहाँ पे उद्योग का मतलब का साक्ष्य मिला है। अब बलाथल की बात करते थे, इसके जो बलाथल आपको पता है दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, और पूरे के पूरे हम लोग राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पे साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं? तो तांबे और पत्थर के औजार के साक्ष्य मिले हैं, काले एवं मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि गणेश्वर, ये भी दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। और ये कहाँ पे? तो ये खेतरी राजस्थान में स्थित है। और खेतरी आपको वर्तमान में भी पता होगा, जहां तक मैं जानता हूँ, उम्मीद है आप लोगों से, कि खेतरी आज भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और उस वक्त भी, चूंकि हम अभी ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो उस कालखंड में भी ये तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो तांबे के लिए प्रसिद्ध यह स्थल था। और अन्य स्थल एक और है जिसका नाम है गणेश्वर, ये भी तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोला कि गणेश्वर का संबंध प्राक हड़प्पाई संस्कृति से भी मानी जाती है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो भी प्राक हड़प्पाई जहां पे आ जाएगा ना, ये अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे साक्ष्य की बात करें, ये गणेश्वर का साक्ष्य है, तो यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे गैरिक रंगीन मृदभांड, यानी गैरिक मतलब तो गेरुआ टाइप का जो नहीं होता है मृदभांड, जो जो चाक पे निर्मित होता है मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब आते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश, जो क्षेत्र था, वहां पे कौन कौन से जगहों से इससे संबंधित जो स्थल मिले हैं, तो इसके अंतर्गत जो कौन कौन सा था? तो मालवा था। उसके बाद मालवा कौन सी नदी के तट पे? तो नर्मदा तट के। एरन था तो कौन सी नदी के तट पे? तो बेतवा नदी के तट पे। और क्या था? और ये जो है काली, जो सिंधु नदी के तट पे था। और कह रहा है कि यहाँ से जो इन दोनों स्थान से ताम्रपाषाण कालीन प्राचीनतम स्थल के ये साक्ष्य यहाँ से मिले, यानी कि ये प्राचीनतम स्थल है। कौन सा? कायथा और एरन। नौदा टोली ये भी कहाँ है? तो नर्मदा नदी के तट पे है। महेश्वर का होते भी, तो यानी कि एक तरीके से ताम्रपाषाण काल में जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जितने भी स्थल मिले, वो मुख्य रूप से कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी में मिले। और नर्मदा घाटी में और भी प्रागैतिहासिक कालखंडों से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि तो मालवा, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि नामकरण या तो जगह पर या फिर उपयोग की गई वस्तुओं के आधार पे, या फिर कोई नदी हो तो उसके आधार पे किया जाएगा। तो हमने इस संस्कृति को क्या नाम दिया? मालवा संस्कृति। तो देखिए, मालवा संस्कृति की अगर बात करते हैं कि इसकी करे कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नौदा टोली से मिलती है। इसके जो प्रमुख स्थल तक कायथा है, नौदा टोली है, और नगदा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य में बात करके उत्कृष्ट ताम्रपाषाण मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। चित्रित काले में हल्के गुलाबी रंग के मृदभांड मिले हैं, जैसे कि जो ये होता है मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उस मिट्टी के बर्तन को क्या किया जाता है? पका करके अलग अलग रंग से रंगा जाता है, जैसे कि मुख्य रूप से काले रंग से रंगा जाता है उसके डिजाइन के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं, तो जिन पे क्या हल्के गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड मतलब क्या मिले हैं। ठीक है, उस पे काले रंग से वो चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि अन्य अगर बात करें तो लाल पॉलिश मृदभांड भी मिले हैं,
यानी कि किसी मिट्टी के बर्तन को बहुत अधिक शाइन करवा दे, चमका दिया जाए, घिस घिस के उसमें बहुत या किसी मिट्टी को डाल करके किसी तरीके के। नेक्स्ट है कि चरखे और तकलियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है कि रूढ़ शैली में निर्मित एक वृषभ यानी कि साड़ के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कैथा संस्कृति के, तो कैथा संस्कृति की अगर बात करते हैं कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता इसको माना जाता है, कैथा संस्कृति को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा, तो ये काली नदी के तट पे जो है स्थित है। और ये काली नदी कहते हैं सहायक नदी की, चंबल की एक सहायक नदी है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो अन्य नाम, अगर तो इसको क्या बोलते हैं, तो कपिथक इसको भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे वारामिहिर नामक एक विद्वान का जन्म हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में कह रहा है कि एक घर में 29 कंगन 2 कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बोला कि प्रायः किलाबंद वस्तुओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट बोला है कि वृषभ के मृण मूर्तियों के साक्ष्य यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट बोला कि एक ही पात्र में एस्टेटाइट एवं कार्नेलियन पत्थर के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नौदा टोली की बात करते हैं, ये कौन सी नदी पे है, तो ये आपके नर्मदा नदी के तट पे है। इसकी खोज एच डी संकालिया के द्वारा किया गया था। और ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट पॉइंट में करवाया गया है, देखिएगा, अगर पूछे कि सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो हो जाएगा आपका नौदा टोली। लेकिन अगर पूछा जाए कि गोदावरी तट पे स्थित सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल होगा, वो हो जाएगा दैमदाबाद, दैमाबाद हो जाएगा। दैमाबाद, यहाँ पे द छूट गया है, दैमाबाद होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। साक्ष्य की बात करते, कह रहा है कि चित्रित काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अन्य अगर बात करते हैं, अन्य नाम इसका क्या दिया गया, तो मालवा संस्कृति। कह रहे कि सभी ताम्रपाषाणकालीन जो मृदभांड में, ये जो मृदभांड है, मालवा से संबंधित जो मृदभांड है, यहाँ से मिले जो मृदभांड है, वो सबसे अच्छे हैं, श्रेष्ठतम मृदभांड के उदाहरण है। नेक्स्ट बोले कि यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अनाज के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से, आपके नौदा टोली से। नोट पॉइंट कुछ है, तो कह रहा है कि ताम्रपाषाणकालीन जो है सबसे बड़े ताम्र निधि की प्राप्ति एमपी के गुंगेरिया नामक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, गुंगेरिया नामक स्थान से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण काल में प्राय गेहूं, धान एवं दाल की खेती की जाती थी। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के क्रम में हम देखेंगे, कह रहे कि सर्वाधिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल क्षेत्र वाला के अंतर्गत आने वाले जो है, कह रहे कि जो ये स्थल है, इसमें यानी कि इसके अंतर्गत बहुत अधिक क्षेत्र शामिल है। और इसका जो अन्य नाम है, तो अन्य नाम है जोरवे संस्कृति। इसको अन्य नाम मतलब अन्य नाम जोरवे संस्कृति से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बोला कि ये कौन सी नदी के तट पे, तो ये प्रवरा नदी के तट पे है। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी, करीब गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो आने वाले जो स्थल है, उसमें कौन कौन से स्थल है। तो पहला है जोरवे संस्कृति, उसके बाद जोरवे है तो उसको जोरवे संस्कृति का नाम दिया गया है। ठीक है। नेवास है, दैमाबाद है, चंदोली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, और प्रकाश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अलग से। तो कह रहा है इसमें जो है कि जोरबे और दैमाबाद को अहमदनगर, ये दोनों कहाँ है, तो एक तरीके से समझिए तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात की, दैमाबाद जो है कि वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सी नदी के तट पे, ये आपके गोदावरी नदी के तट पे है। और चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव और जो प्रकाश, ये महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन कहाँ पे है, ये पुणे में स्थित है। ठीक है। अब इधर जो कुछ पॉइंट है, कह रहा है कि जो जोरवे है, जोरवे से अस्थायी ग्रामीण निवास के साक्ष्य मिलते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग इन दैमाबाद से बात करें, चंदोली से बात करें, सोनगांव और इनाम गांव से बात करें, तो इनमें जो प्रारंभिक नगरीकरण के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी गांव, किसी भी गांव में आप देखिएगा तो गांव से ही शहरों का विकास होता है। जैसे कि कोई गांव के चौक चौराहा, वो धीरे धीरे वहां पे अगर बाजार लगना स्टार्ट होता है, तो भी देखिएगा वहां पे एक तरीके से एक समय के पश्चात वहां पे ना बाजार लगते लगते एक नगर का रूप ले लेता है, वो एक शहर का रूप ले लेता है। तो ताम्रपाषाण काल क्या था, आपका देखिएगा तो एक क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन समय के साथ यहाँ पे क्या हुआ, शहरों का विकास होते रहा, होते रहा, होते रहा। और हड़प्पा काल में जाकर के देखिएगा, हड़प्पा काल चूंकि क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। तो हड़प्पा काल में जाकर के पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में देखिएगा आप नगर, बहुत बड़े बड़े नगर दिखेंगे। अच्छा, हड़प्पा काल में नगर का, नगरी सभ्यता कहने का मतलब ये नहीं कि वहां पे ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वहां पे ग्रामीण सभ्यता ही थी। लेकिन देखिए, किसी सभ्यता का नामकरण हम जब किसी विशेष
संबंध में रेफरेंस में करते हैं, संदर्भों में करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हो ना हो उस कालखंड में या उस सभ्यता में उस चीज की बहुत अधिक यानी कि बहुमत होगी उस क्षेत्र में। जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए हम लोग नगरीय सभ्यता मान लिए। ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक मिले हैं किस चीज के? आपके ग्रामीण सभ्यता के, तो उसको हम लोग मान लिए ग्रामीण सभ्यता। तो जो बहुतायत होता है, जो बहुसंख्यक होता है, उसी के आधार पे हम किसी चीज का नामकरण करते हैं। निवास की बात करते हैं, निवास भी महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे साक्ष्य जो मिले पटसन के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। नैंदानिक जो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो डायग्नोस्टिक चिकित्सा के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो यूज किया जाता है ना, पॉटरी, जैसे कि लैब में यूज किया जाता है बहुत सारा, तो इस तरह के यहाँ पे साक्ष्य बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव की बात करें तो यहाँ पे किलाबंद ये बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और ये क्या है, ये द्विस्तरीय निवास स्थल के भी साक्ष्य मिले हैं। द्विस्तरीय मतलब जैसे कि पश्चिमी छोर और केंद्र भाग। तो केंद्र भाग में कौन रहते थे? तो आपके उच्च वर्ग या सरदार रहते थे। और जो पश्चिमी छोर जो होता था, वहां पे शिल्पी या सामान्य लोग रहा करते थे। जो आगे चल के दिखेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में इसी तरह से वर्गीकरण किया जाएगा। अगर साक्ष्य की बात करें तो कह रहे हैं कि किलाबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है कि हाथी दांत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। 5 कमरों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। चूना से निर्मित खिलौने का साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिला है। कच्ची मिट्टी और गोलाकार गड्ढों और वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान जैसे कि आज भी देखिएगा, कलशों में रख करके उसको मतलब क्या दफनाने का, छोटे बच्चे हैं तो कलश में रख करके, या फिर मर गए हैं तो उसके बाद उसको जलाने के पश्चात जो होता था क्या कर तरीके से एक सौम्य मतलब कलश में रख करके उसको विसर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं इन सब जगह से। टुकड़ा के किलावन साक्ष्य निम्न बस्तियों में पाए गए हैं। तो कौन कौन सा? तो कैथा है, एरन है और इनाम गांव है। तो एरन और ये जो आप कैथा का जो संबंध है एक तरीके से मालवा संस्कृति से, जो कहाँ पे? तो एमपी में है। और इनाम गांव कहाँ संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। करे के निम्नलिखित ताम्र प्रसंग स्थलों से जब प्रारंभिक नगरीकरण के साक्ष्य मिले, कौन कौन से? तो दैमाबाद और इनाम गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दैमाबाद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो अहमदनगर ये महाराष्ट्र में स्थित है। करे के गोदावरी पर स्थित सबसे बड़ा ताम्र प्रसंग स्थल है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी पे स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट बोले कि अगर साक्ष्य की बात करें, कहते हैं कि तांबे से निर्मित यहाँ 4 वस्तुओं के साक्ष्य मिले। कौन कौन से? रथ चलाते हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली, हाथी से निर्मित साक्ष्य मिले हैं, गेंडा की मूर्ति के साक्ष्य मिले, सांड की मूर्ति के साक्ष्य यानी कि वृषभ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि बेल की झुलसी हुई गुठलियों के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है कि सांड के साथ मातृ देवी की आकृति का भी, यानी कि सवारी के रूप में, जिस तरह से शेर की सवारी माँ दुर्गा करती है, तो उसी तरीके के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वो लेकिन वो क्या है? तो सांड के साथ हुआ है। नेक्स्ट कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में है पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल। अगर देखा जाए तो पूर्वी, अगर यूपी में देखा जाए तो खैरडी नामक स्थान और नौहान नामक स्थान प्रमुख है। और बिहार में देखा जाए तो चिरान जो सारण में है, सोनपुर जो वैशाली में है, और ताराबी जो गया में है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है। पश्चिम बंगाल में देखें तो बीरभूम, मिदानपुर, वर्धमान और महिसाल मोस्ट इंपोर्टेंट स्थल है। और हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फिर दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कौन कौन से? तो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में जो इसका जो विस्तार हुआ है ताम्रपाषाण काल का, वो आपके कृष्ण नदी और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों का मध्य का जो क्षेत्र होता है ना, जैसे कि दो नदी है, यहाँ दो नदियां बहती है, तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है ना, उसी को बोलते हैं दोआब, यानी कि दो नदियों के मध्य का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और जो स्थल है, इस स्थल में ब्रह्मगिरी है, माशकी है, पिकली हिल है, शगन है, उतनूर है। और इन तीनों से जो है किस चीज के साक्ष्य मिले? आपके राख के मिले। और ये दोनों स्थल आपके कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। और ये कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नागार्जुन कोंडा और पैमपल्ली, तो ये आपके जो है इससे ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं, और राख के टीले यही तीनों से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि की अपेक्षा इन स्थलों से चरावाह संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, एक तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां के जो भूमि है वो एक मतलब पहाड़ी इलाका में है, और पहाड़ी इलाका में आप खेती कर पाना संभव नहीं है। तो वहां पे खेती कर पाना संभव नहीं है और पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे क्या बचता है? तो आप पशुपालन कीजिए, और पशुपालन करके क्या कीजिएगा? अपना जीवन बसर कीजिए। तो यहाँ पे एक तरीके से जो चरवाहा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बोला है कि यहाँ के लोग जो फसल के रूप में कौन चीज को? तो मुख्य रूप से बाजरा एवं चना को की खेती करते थे।
चलिए आप देखते हैं कि जो ताम्रपाषाणकालीन जो मृदभांड है उसके कुछ जो हम साक्ष्य देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ताम्रपाषाणकालीन मृदभांड यानी कि इस कालखंड में जो मृदभांड बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, उसको देखते हैं। तो कह रहा है कि ये मुख्य रूप से जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो कैसे होते थे, लाल होते थे। और ये किस चीज पे नियमित होते थे, चाक पे नियमित होता था। और इस पे जो चित्रण यानी कि चित्रकारी जो की जाती थी, किस रंग से की जाती थी, काले रंग से। और सर्वाधिक ये इस पे कौन सा रंग का यूज किया जाता था, लाल रंग का। तो आज भी देखिएगा कि मिट्टी को पकाने के पश्चात तो लाल हो जाता है, तो उस पे क्या करते हैं हम लोग, काले रंग से उसको टिक मतलब उस पे डिजाइन बनाते हैं। आप आज भी देखते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो लाल रंग के तो होते ही है, तो सर्वाधिक जो रंग की का यूज जो किया जाएगा एक तरीके से क्या, लाल का। लेकिन जो चित्रकला के रूप में किया जाएगा, काले का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सारे किस चीज पर निर्मित होंगे, चाक पर निर्मित होंगे। नेक्स्ट बोला कि जो मृदभांड, मुख्य रूप से जो मृदभांड है, करें कि टोटीदार जलपात्र बर्तन का यानी कि सुराही के साक्ष्य मिले हैं। गोदीदार बर्तन जैसे कि लोटा, कटोरा, थलिया आदि का साक्ष्य मिला है। अब करें कि ताम पाषाण जो मृण मूर्तियां हैं उनको देखेगा, तो करें कि इनाम गांव से मिला है। करें कि एक वृषभ एवं नारी की मृण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, इनाम गांव से। और कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि मालवा में बात करें तो मालवा में वृषभ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया हमारा ताम पाषाण काल में। इसमें थोड़ा कालखंड को, मृदभांड का जो संस्कृति का जो कालखंड है उसको हम लोग वर्गीकृत करने की कोशिश की है कि कौन कौन से कालखंड में कौन कौन किस तरह के मृदभांड पाए जाते थे। तो आप देखा जाए कि 2000 बीसी से लेकर के 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में जो पाया जाता था तो उसको बोलते थे गैरिक मृदभांड संस्कृति। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि आप देखिएगा 2000 से लेकर के और नीचे कहा है तो 200 ईसा पूर्व के मध्य जो मृदभांड का जो कालक्रम पाएगा उसको बोलते हैं काले एवं लाल मृदभांड की संस्कृति। यानी कि इसके बीच में जितने भी मृदभांड बनाए गए उसको नाम दिया गया काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति। यानी कि हो ना हो इस काल में काले रंग का और लाल रंग का मृदभांड सबसे अधिक बनाया गया होगा, इसी का आधार पर इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1000 इस बीसी से लेकर के यानी ईसा पूर्व से लेकर के और 1600 यानी कि 1600 सॉरी 600 ईसा पूर्व के बीच में जिस प्रकार के मृदभांड का जो सबसे अधिक निर्माण किया गया वो चित्रित धूसर मृदभांड थे। और इसी वजह से इसको क्या संस्कृति नाम दिया गया, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करके 800 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं 800 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व के मध्य के बाद देखें तो इसमें उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात बोले कि 1000 से, अच्छा इसमें कोरिलेट करने की कोशिश किया गया है कि 1000 से लेकर के अगर हम लोग बात करें 1000 से 600 के आसपास में बात करें इसी कालखंड में, तो इस कालखंड में लौह युग से संबंधित भी है। क्योंकि इसी कालखंड में अतरंजी नामक जो जगह जो एटा जिला कहाँ पे, यूपी में स्थित है, यहीं से लोहे की खोज की गई थी। और इसी खोज के साथ यानी कि इसी छठी शताब्दी के साथ ही द्वितीय नगरीय क्रांति की भी शुरुआत की गई थी। क्योंकि अब लोहे का खोज के पश्चात लोग आसानी तरीके से क्या करेगा, कृषि कार्य कर पाएगा। और कृषि कार्य पड़ेगा तो अधिशेष उत्पादन होगा, और अधिशेष उत्पादन होगा तो आराम से वो अब वे व्यापार कर पाएंगे। और व्यापार करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नगरीकरण की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तो द्वितीय नगरीय क्रांति इस कालखंड के पश्चात घटेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, करें कि इस कालखंड में मृदभांड बनाने के लिए गिरवे रंग का प्रयोग किया जाता था। और इसी कारण गैरिक मृदभांड संस्कृति इसको नाम दिया गया। करें कि इससे संबंधित निम्नलिखित जो स्थल है जहां से इसके साक्ष्य मिले तो कौन सा, तो हस्तिनापुर कहाँ पे, ये मेरठ में। नो कहाँ, तो राजस्थान में है। जयपुर कहाँ पे, तो राजस्थान में है। उतरंजी खेड़ा तो कहाँ पे, तो यूपी में है। और यहीं से प्राचीन यहाँ नहीं, वो तो चौपाटी मंडल से मिला है। अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है, तो लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला है। करेक्ट। गैरिक मृदभांड संस्कृति का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बोला है कि काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति के बारे में कहते हैं इस संस्कृति के अंतर्गत लघु पाषाण उपकरण की प्रधानता थी। यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक किस प्रकार के, तो लघु यानी कि छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट है कि इससे संबंधित साक्ष्य जो निम्नलिखित स्तर से मिले हैं, कौन कौन सा था, रंगपुर, तो रंगपुर में सौराष्ट्र गुजरात से, लोथल गुजरात से और बिहार से मिले हैं। अगर नेक्स्ट बात करें चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से अगर बात की जाए तो करें कि इससे संबंधित प्रथम साक्ष्य कहाँ से, तो अहिस क्षेत्र यानी कि बरेली यूपी नामक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगर कि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड की संस्कृति, अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका निर्माण जो अच्छी प्रकार के से गुथी हुई मिट्टी से किया जाता था। यानी कि मिट्टी को भी देखिएगा, मूर्ति बनाने के लिए जो मिट्टी क्या होता है बहुत उसमें अच्छे तरीके से गूंथा जाता है। और उसमें से सारे कंकड़ को निकाल लिया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, बहुत ही सॉफ्ट मतलब मिट्टी हो जाए। और उससे जो निर्मित जो वस्तु है उसमें काफी मतलब क्या, उसकी गुणवत्ता के आधार पर मतलब अच्छा दिखे, वो बहुत दिखने में बहुत सुंदर दिखे। अब कह रहा है कि इससे निर्मित बर्तन अत्यंत पतले एवं हल्के होते थे। जाहिर सी बात है जितनी अपशिष्ट निकल जाएगा
तो उस कम मिट्टी से भी बनाएगा, जिसमें पकड़ अधिक रहेगा तो एक तो वो मजबूत होगा, दूसरा वो हल्का भी होगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि इसी कालखंड में द्वितीय नगरीय क्रांति की घटना घटित हुई थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हमारा ताम्रपाषाण काल का ये जो है लेसन भी पूरा हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक अच्छा सेशन रहा होगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से यूजफुल हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।